दोस्तों, एक शहर में मिस्टर दिग्विजय नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। और मिस्टर दिग्विजय के दो बेटे होते हैं, जिसमें से एक का नाम विजय और दूसरे का नाम मोहन होता है। और मिस्टर दिग्विजय अपने दोनों बेटों को टाइम बाय टाइम 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करते थे। और वहीं पर विजय अपनी पॉकेट मनी को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल किया करता था और कुछ बची हुई पॉकेट मनी को सेव भी किया करता था। और वहीं पर मोहन अपनी पॉकेट मनी को पूरी तरीके से उड़ा दिया करता था फिजूल खर्च में। और ये सारी चीजें देखकर मिस्टर दिग्विजय ने ये डिसाइड किया कि वो अपने दोनों बेटों को मनी को मैनेज करना अच्छी तरीके से सिखा देंगे। और मिस्टर दिग्विजय ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन दोनों को कहा कि मैं आज से आप दोनों की पॉकेट मनी को बढ़ा रहा हूँ, और वो भी पूरे 1 साल के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरी इसमें एक शर्त है कि आप इस पॉकेट मनी को सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीकों से ले पाओगे। पहला तरीका है कि आप हर महीने मुझसे 1000 रुपये ले जाओ, और दूसरा तरीका है कि आप मुझसे पहले महीने 10 रुपये ले जाओ, दूसरे महीने 20 रुपये, तीसरे महीने 40 रुपये। यानी कि आने वाले 1 साल तक आप मुझसे पिछले महीने की डबल अमाउंट ले जाना। विजय और मोहन दोनों भी यहाँ पर अपने पिता की इस शर्त को मान गए। और इन दोनों भाइयों में विजय बहुत ज्यादा समझदार था और उसने ये डिसाइड किया कि वो दूसरे वाले तरीके से अपनी पॉकेट मनी को लेगा, यानी कि पहले महीने में 10 रुपये और आने वाले महीनों में उस अमाउंट का डबल। और वहीं पर मोहन थोड़ा सा लालची था और उसने सोचा कहाँ वो 10-20 रुपये और कहाँ 1000 रुपये पर मंथ, और जिसमें कि वो जी भर कर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाएगा। और उसने अपने पिता से ये कहा कि मैं हर महीने 1000 रुपये की अमाउंट को लेना चाहूंगा। और मिस्टर दिग्विजय इस बात से राजी होकर विजय को फर्स्ट मंथ पर 10 रुपये देते हैं और मोहन को 1000 रुपये देते हैं। और अगले महीने विजय को 20 रुपये और मोहन को 1000 रुपये। और ऐसा करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग के 6 महीने विजय के लिए बहुत ही ज्यादा खराब गए। जहां पर मोहन को 6000 रुपये मिल चुके थे, वहीं पर विजय को सिर्फ और सिर्फ 320 रुपये मिले थे। लेकिन विजय यहाँ पर कंपाउंडिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझता था और वहीं पर उसने आने वाले 1 साल तक इंतजार किया। और आने वाले 1 साल तक मोहन के पास 12,000 रुपये हो चुके थे। और वहीं पर विजय की पॉकेट मनी को बढ़ते हुए लगातार 20,480 रुपये हो चुके थे। और 12वें महीने में विजय की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मोहन को 12वें महीने में भी उतने ही रुपये मिले थे जो कि थे 1000 रुपये। और वहीं पर विजय को 12वें महीने में मिले थे 20,480 रुपये, जो कि मोहन से 19,000 रुपये ज्यादा थे। तो यहाँ पर आप ये देख ही सकते हैं कि कैसे 10 रुपये का छोटा सा अमाउंट 1 साल में 20,000 रुपये भी क्रॉस कर सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर ये अमाउंट 1 साल के लिए नहीं बल्कि 3 साल के लिए होता तो ये बिलियंस में पहुंच जाता। तो इसी चीज को यहाँ पर ये कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एक 10 रुपये का छोटा सा अमाउंट कैसे इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया ये आपको पता ही नहीं चला। और ऐसे ही कंपाउंडिंग वर्क करती है मोहन की तरह। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से पैसा ज्यादा से ज्यादा कितना ही इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में ये कुछ और ही होता है। जब भी कोई पर्सन कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो स्टार्टिंग के ईयर में उसकी ग्रोथ ना के बराबर दिखाई देती है और लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को इस पॉइंट पर आकर ब्रेक कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन इस इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म तक टिकता है तो उसका इन्वेस्टमेंट उसे इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट में रिटर्न देता है कि वो सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए तो कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अब आइए यहाँ पर कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट में समझने की कोशिश कर लेते हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू। ये कहानी है 3 दोस्तों की, मोहन, विजय और राहुल। इन तीनों ने ही फिलहाल में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है और अपनी जॉब की शुरुआत की है। और इन तीनों की उम्र फिलहाल में 21 से 22 साल की है। और अपनी इनकम शुरू होने के बाद इन तीनों फ्रेंड्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी में से 10-10 हजार रुपये पर मंथ सेव और इन्वेस्ट करेंगे। मोहन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा एवरेज है और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले आदमी हैं। और उन्होंने अपने बेटे से ये बोल रखा है कि हमेशा शेयर और स्टॉक मार्केट के झमेले से हमेशा बाहर ही रहना और चुपचाप से अपने 10,000 रुपये को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दे। और दूसरी तरफ मोहन की माँ उसे सलाह देती है कि गोल्ड की कीमत कभी भी कम नहीं होती, इसीलिए अपने पैसे गोल्ड में ही इन्वेस्ट करे। और यहाँ पर मोहन अपने माता पिता दोनों की बात को सुनता है और अपने 5-5 हजार रुपये गोल्ड और एफडी में इन्वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ विजय एक मॉडर्न और एडुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर कि उसे लाइफ के अदर एस्पेक्ट के साथ इन्वेस्टमेंट की भी पूरी फ्रीडम मिली है। वो इन्वेस्टमेंट और मार्केट की बहुत ज्यादा रिसर्च करता है और कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह लेता है और एंड में अपने 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये डेब्ट
डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर देता है और 5,000 रुपये SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता है। और तीसरी तरफ राहुल है जो कि अपने कॉलेज टाइम से ही रिच पीपल और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखता आ रहा है। वो शुरू से ही कई सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट की बुक पढ़ता रहता है और उनकी स्ट्रेटेजीज को समझता रहता है और उससे मार्केट की भी काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है और वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को भी अच्छी तरीके से समझता है। और यहाँ पर राहुल ने ये फैसला लिया कि वो अपना टोटल अमाउंट जो कि था 10,000 रुपये उसको स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही साथ उसने ये भी डिसाइड किया कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट में रिसर्च करने में देगा। अब बारी आती है तीनों के कंपैरिजन की। अब 30 साल बाद जबकि तीनों की उम्र 50 साल के ऊपर हो गई और तीनों के 10-10 हजार रुपये के इन्वेस्टमेंट को 30 साल पूरे हो गए और 10-10 हजार रुपये 30 सालों के हिसाब से इन तीनों ही दोस्तों ने 30 साल में 36 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर मोहन की बात कर लेते हैं। मोहन ने यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट का 50% FD में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 18 लाख रुपये, जो कि 30 साल बाद 7% के रेट से बढ़कर 61 लाख रुपये हो गए हैं। वहीं पर उसने अपना बचा हुआ 50% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया था जो कि था 18 लाख रुपये का, जो कि 8% के रिटर्न से 18 लाख से बढ़कर 74 लाख रुपये हो गए हैं। जबकि भारत ने पिछले 30 से 40 साल में गोल्ड में इतना ही रिटर्न दिया है। अब 30 साल बाद मोहन का टोटल अमाउंट हो रहा है 1,35,00,000 रुपये। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इतने सालों में महंगाई भी बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पैसों की वैल्यू में भी लगातार कमी होती चली गई। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा से महंगाई के परसेंटेज को देखें तो वो लगभग सालाना 7.5% के आसपास ही रही है। तो इस तरह से अगर हम मोहन के अमाउंट को करंट टाइम में कंपेयर करके देखें तो लगभग आज के हिसाब से वो 36 लाख रुपये ही रह गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो इन 30 साल में मोहन ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू उतनी ही रह गई है और इतने सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद भी उससे अपने इन्वेस्टमेंट से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और यही कारण है कि इतने साल FD और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद मिडिल क्लास ही बने रह जाते हैं और वो चाहते हुए भी कभी भी इन तरीकों से अमीर नहीं बन पाते। सालों की मेहनत और कई सारी सेविंग्स के बाद भी वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, इन्वेस्टमेंट का गलत तरीका होना। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं विजय की, जिसने अपना 50% पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 50% पैसा SIP के थ्रू मंथली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। और 30 साल के बाद उसे डेब्ट फंड के इन्वेस्टमेंट से 18 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 61 लाख रुपये मिले। और उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट जो कि था 5-5 हजार रुपये का म्यूचुअल फंड में 30 साल बाद उसे 14% के इंटरेस्ट के हिसाब से उसे 2.4 करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर टोटल करके देखा जाए तो विजय को 61 लाख प्लस 2.4 करोड़ यानी कि 3 करोड़ रुपए मिले, जो कि अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न है। और वहीं पर अगर राहुल की बात करें जिसने की अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, उसके 36 लाख रुपए 30 साल बाद 15% के एवरेज रिटर्न से 6 करोड़ रुपए हो गए हैं। और इतने सालों कि उसकी मेहनत और मार्केट के नॉलेज से उसे तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। और अगर करंट टाइम में अगर महंगाई के हिसाब से भी इसे एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए होंगी, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट होता है। और इस अमाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पर एक आदमी एक अच्छी जिंदगी जी सकता है बिना कोई काम करे, और अगर वो चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कैसे मोहन, विजय और राहुल ने सेम अमाउंट को इन्वेस्ट किया था, वो भी सेम ईयर्स के लिए, लेकिन तीनों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा अलग था और जिसके कारण तीनों को बहुत ज्यादा अलग अलग रिटर्न्स मिले थे। वहीं पर मोहन को रिटर्न के तौर पर सेम अमाउंट ही मिला और यहाँ पर विजय को 3 करोड़ रुपए का अमाउंट मिला था और राहुल को सबसे ज्यादा अच्छा यानी कि 6 करोड़ रुपए का अमाउंट मिला था। और यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग की पावर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जैसे कि हम स्कूल में पढ़ा करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को, जैसे कि हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट किया करते थे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा इजी हुआ करता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। और यही वजह है कि हम सबका माइंडसेट भी सिंपल इंटरेस्ट जैसा हो गया है और हम इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही करते हैं जहां से हमें रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही मिलते हैं। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट वाले माइंडसेट को छोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके अपने पैसों को काम पर लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद लेकर आप एक अच्छे अमाउंट से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें।